उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। सफेद रंग की कार खाकी रंग की इमारत के गेट पर पहुंचकर मुड़ी और फिर रुक गई। गेट बंद था। इस गेट से बाहर दो मुसल्ला फौजी बड़े चौकन्ने अंदाज में खड़े थे। इनमें से एक तेजी से कार की तरफ बढ़ा। सर लॉरेंस, आप, फौजी ने झुककर कार की ऊपरी सीट पर बैठे हुए एक लहीम शहीम गज्जे को देखते हुए चौंक कर कहा और फिर तेजी से वापस मुड़ा और उसने सतून पर मौजूद एक बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे बड़ा सा फाटक बेआवाज तरीके से खुलने लगा। जब फाटक पूरी तरह खुल गया तो ड्राइवर ने कार आगे बढ़ाई और फिर वसीम मैदान क्रॉस करके इमारत के सामने बने हुए बरामदे के सामने रुक गया। बरामदे में भी 4 मुसल्ला फौजी मौजूद थे। ड्राइवर कार रोकते ही नीचे उतरा और उसने जल्दी से उकबी सीट का दरवाजा खोल दिया। दूसरे लम्हे लहीम शहीम गंजा, जिसे सर लॉरेंस के नाम से पुकारा गया था, नीचे उतर आया। इसके जिस्म पर स्लेटी रंग का सूट था। वो कदम बढ़ाकर बरामदे से गुजरकर एक दरमियानी राहदारी में दाखिल हुआ। राहदारी के इख्तिताम पर एक बंद दरवाजा था जिसके ऊपर सुर्ख रंग का बल्ब जल रहा था और दरवाजे के बाहर भी 2 मुसल्ला फौजी मौजूद थे। सर लॉरेंस के करीब पहुंचने पर इनमें से एक साइड पर मौजूद स्टूल के ऊपर रखे हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया। सर लॉरेंस तशरीफ लाए हैं, इस फौजी ने मौतबाना लहजे में कहा और फिर रिसीवर रख दिया। दूसरे लम्हे दरवाजे के ऊपर चलने वाला सुर्ख बल्ब बुझ गया और दरवाजा बेआवाज अंदर की तरफ खुल गया। सर लॉरेंस आगे बढ़े। दूसरी तरफ एक वसी दफ्तरनुमा कमरा था जो इंतहाई शानदार फर्नीचर से सजा हुआ था। बड़ी सी मेज के पीछे एक दुबला पतला आदमी बैठा हुआ था जिसके जिस्म पर स्याह रंग का सूट था। ये डिफेंस सेक्रेटरी ऑर्नर था, एक्रीमिया के इंतहाई बाइख्तियार आदमी। पूरे एक्रीमिया का दिमाग और इससे मुतल्लिक नुमा तमाम सेक्रेटरी एजेंसियां वगैरह सब उनकी तहत थी। आइए सर लॉरेंस, तशरीफ लाइए, डिफेंस सेक्रेटरी ने खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा और मुसाफिया के लिए हाथ बढ़ा दिया। शुक्रिया, सर लॉरेंस ने उसी तरह संजीदा लहजे में कहा और मुसाफिया करके वो मेज की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। सर लॉरेंस, आपको यहाँ तकलीफ देने का मकसद एक अहम मामले में डिस्कशन है। आप एक्रीमिया के डिफेंस सुपर एजेंसी DSA के सरबराह हैं। मैं चाहता तो मामले की फाइल भी आपको भिजवा देता और फोन पर भी डिस्कस कर लेता, लेकिन मामले की नौयत इस कदर अहम और ख़ास है कि मैंने सोचा कि आपको यहाँ तकलीफ दी जाए। डिफेंस सेक्रेटरी ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। जी फरमाइए, सर लॉरेंस ने उसी तरह संजीदा लहजे में कहा। वो इंतहाई कम आगुम आदमी लगता था। सर लॉरेंस, अटान में एक्रीमिया ने एक खुफिया डिफेंस लेबॉर्ट्री कायम की हुई है। इस लेबॉर्ट्री को मुकम्मल हुए अभी 1-1.5 साल ही गुजरा है। वहाँ एक अहम शुआई हथियार तैयार किया जा रहा है। वहाँ लेबॉर्ट्री बनाने की वजह यह है कि इस हथियार का खाम माल वही मिलता है और ये इस कदर नाजुक और हसास होता है कि अगर उसे फौरी इस्तेमाल ना किया जाए तो वो ज़ाया हो जाता है। इसलिए मजबूरन ये लेबॉर्ट्री वहीं कायम करनी पड़ी। हुकूमत आटान की सिर्फ आला तरीन हुकाम को इसका इल्म है, लेकिन सिर्फ इतना कि ऐसी लेबॉर्ट्री है, लेकिन ये लेबॉर्ट्री कहाँ है और इसमें कौन सा हथियार तैयार हो रहा है उसके मुतालिक उन्हें भी इल्म नहीं। जो हथियार इस लेबॉर्ट्री में तैयार किया जा रहा है उसका नाम बुल्डवेज है। इसका कोई तोड़ शायद आइंदा 100 सालों में भी दरियाफ्त ना किया जा सके। बुल्डरेस तैयार होने के बाद एक आम सा मिसाइल ही नजर आएगा, लेकिन इस मिसाइल के फायर होने से जो शुआएं निकलेगी उनकी तबाहकारी इस कदर शदीद होगी कि यूं समझिए कि एक मिसाइल के अंदर 1000 हाइड्रोजन बमों से भी ज़्यादा कुव्वत होगी। इन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये शुआएं सिर्फ जानदारों को जलाकर राख करेंगी। जानदारों से हटकर बाकी किसी चीज़ पर उनका कोई असर ना होगा। एक मिसाइल में मौजूद रेस की रेंज 1000 मुरब्बा मील होगी। इसका मतलब है कि सिर्फ 2 मिसाइल फायर होते ही रूसिया जैसे वसी और अरीज मुल्क पलक झपकने में एक जानदार भी बाकी ना रहेगा। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इन रेस का असर सिर्फ 1 सेकंड तक रहता है, उसके बाद ख़त्म। और ये रेस सिवाय जानदारों के बाकी हर चीज़ को बगैर कोई नुकसान पहुँचाए क्रॉस कर जाती है। सिर्फ खून एक ऐसा मादा है जो इसके रास्ते में रुकावट बनता है और इनकी यही खसूसियत है, जो चीज़ उनके रास्ते में रुकावट बनती है वो पलक झपकने में जलकर राख हो जाती है। इसलिए जानदार जिनके जिस्मों में खून मौजूद होगा वो चाहे किसी भी चीज़ के अंदर मौजूद हो, इमारत में, लोहे के अंदर, ज़मीन की तह में या चाहे आसमान की इंतहाई बुलंदियों पर, वो सब पलक झपकने में ख़त्म हो जाएंगे। और शायद इस वजह से इसका कोड नाम बुल्डरेज रखा गया है। बहरहाल इन रेस की दरियाफ्त का सहरा इसराइल के एक साइंसदान डॉक्टर रॉल्फ के सर है। इस अहम तरीन दरियाफ्त पर उन्हें सर का खिताब दिया गया। वो अब सर रॉल्फ ही इस हथियार को तैयार कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ही उसे कंट्रोल करने, फायर करने पर रिसर्च की है। यूँ तो मुझे इस फार्मूले के बारे में इतना इल्म नहीं है, लेकिन समझें ये उसकी ज़ाती ईजाद है। वैसे तो रेस कुदरती तौर पर एक धात के अंदर मौजूद होती है, लेकिन इस धात को अगर तोड़ा जाए तो ये रेस हवा में शामिल होकर ख़त्म हो जाती है। इनकी असर पजीरी
सर रॉल्फ के मखसूस फार्मूले की वजह से है, चूंकि ये धात आटान में पाई जाती है और इस धात को अगर बाहर की हवा लग जाए तो फौरन ही टूट फूट कर ख़त्म हो जाती है। इसलिए मजबूरन ये लेबॉर्ट्री आटान में ही कायम करनी पड़ी और इसके बदले हमने खुफिया तौर पर हुकूमत आटान को बेपनाह मराहत दी हैं। खुफिया इसलिए ताकि इन मराहत की वजह से रूसिया और दूसरे मुल्क की तशवीश में मुब्तला ना हो जाएं। बहरहाल फैसला ये हुआ था कि इन हथियारों को दुनिया के हर मुल्क से खुफिया रखा जाएगा और जब खासी तादाद में हथियार तैयार हो जाएंगे तो इस लेबॉर्ट्री को तबाह कर दिया जाएगा और सर रॉल्फ को ख़त्म कर दिया जाएगा। सर रॉल्फ की ये फितरत है कि वो शुरू से अपनी तमाम रिसर्च अपने जहन में रखते हैं। कागजात में सिर्फ उनके अपने तैयार करदा नोट्स होते हैं जिन्हें वो खुद ही समझ सकते हैं। ये हथियार क्रीमिया और इसराइल दोनों के पास होंगे और जब सर रॉल्फ और लेबॉर्ट्री ख़त्म हो जाएगी तो फिर दुनिया को इन हथियारों की अहमियत से ना सिर्फ आगाह किया जाएगा बल्कि इसराइल की तरफ से उनका अमली मुजाहरा भी किया जाएगा, ताकि पूरी दुनिया पर क्रीमिया और इसराइल का ऐसा खौफ तारी हो जाए कि पूरी दुनिया हमेशा उनके खौफ से कामती रहे। और इसराइल ने यह फैसला किया कि यह तजर्बा बाकीशिया में करेगा, क्योंकि वो इस वक्त पूरी दुनिया में अपना दुश्मन नंबर 1 बाकीशिया को समझता है। बहरहाल ये उसका अपना फैसला है। इसराइल को इस राज में इसलिए शामिल करना पड़ा कि सर रॉल्फ इसराइली हैं और इस प्रोजेक्ट पर तमाम अखराजात इसराइल कर रहा है, लेकिन चूंकि इसराइल को मालूम है कि हुकूमत आटान उसे किसी तौर पर भी ये लेबॉर्ट्री आटान में कायम करने की इजाज़त ना देगी, इसलिए मजबूरन उसे क्रीमिया की तरफ रुजू करना पड़ा। और फिर क्रीमिया और इसराइल के दरमियान ब्लड रेस के सिलसिले में बाकायदा मुआहदा हुआ, जो कि इसराइली एजेंटों के इन इलाकों में मौजूद की आलमी ताल्लुकात के लिहाज से खतरनाक साबित हो सकती थी। इसलिए लेबॉर्ट्री के क़याम और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मुआहदे के तहत क्रीमिया ने कबूल की, जबकि इस पर आने वाले तमाम अखराजात और लेबॉर्ट्री के अंदरूनी तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हुकूमत इसराइल ने अपने ज़िम्मे ली। इस तरह ये लेबॉर्ट्री कायम हुई। अब ये लेबॉर्ट्री तामीर हो चुकी है और सर रॉल्फ ब्लड रेस की तकमील के लिए वहां दिन रात काम कर रहा है और इत्तलाआत के मुताबिक अब उसकी तकमील में ज़्यादा वक्त ना लगेगा। ये तो थे वो हालात जो एक लिहाज से इस लेबॉर्ट्री के क़याम और इसकी असल हैसियत के पस मंज़र का दर्जा रखते हैं। अब आइए इस तरफ की आपको यहाँ क्यों तकलीफ दी गई है, क्योंकि मुआहदे के मुताबिक लेबॉर्ट्री की बैरूनी हिफाजत और उसे खुफिया रखने की जिम्मेदारी क्रीमिया की थी, इसलिए क्रीमिया ने उसके लिए एक मखसूस एजेंसी कायम की। मुख्तलिफ एजेंसियों से इंतहाई काबिल एतमाद अफराद लेकर ये एजेंसी कायम की गई, जिसे कोड में आर एजेंसी कहा गया। इस एजेंसी के चीफ, जिसे R1 कहा जाता है, आटान के दारुल हुकूमत नाफूक में बाकायदा अपना एक अच्छा सेक्शन कायम किया, जिसका इंचार्ज रॉगर है, जिसे हमने ब्लू एजेंसी का नाम दिया है। वो इंतहाई होशियार और तेज आदमी है। इसकी असल हैसियत छुपाने के लिए वहाँ एक ट्रेनिंग कॉरपोरेशन के तौर पर एक कंपनी है जिसका वो डायरेक्टर जनरल है। इसने वहाँ अपने ख़ास आदमियों के अलावा मकामी अफराद भी भर्ती कर रखे हैं और उसने अब तक इंतहाई होशियारी से इस लेबॉर्ट्री की ना सिर्फ हिफाजत की है बल्कि उसे खुफिया भी रखा है। अब आइए दूसरी तरफ, R1 को इत्तला मिली कि इस लेबॉर्ट्री के एक अंदरूनी नक्शे की एक कॉपी एक इंजीनियर जो शिकार खेलने का शौकीन था अपने ज़ाती रिकॉर्ड के खुफिया तौर पर अपने पास रख ली और ये इंजीनियर एक पाकिस्तानी के साथ आटान के जंगलों में शिकार खेलते हुए हादसे का शिकार होकर मर गया। चूंकि किसी को भी इस बात का इल्म ना था इसके पास लेबॉर्ट्री के नक्शे की कॉपी है, इसलिए किसी ने मज़ीद इंक्वायरी ना की और वो नक्शा इस पाकिस्तानी के हाथ लग गया। इस पाकिस्तानी ने यह समझा कि यह नक्शा किसी मदफून खजाने का है, इसलिए अपने किसी दोस्त से इस बारे में जिक्र किया और फिर इस दोस्त के इत्तफाक से नक्शे पढ़ने के एक माहिर, मेरा मतलब है कार्टोलॉजी के एक क्रीमी माहिर से हुई। तो इस पाकिस्तानी, जिसका नाम कैसर हुसैन था, के नक्शे का जिक्र किया और इस हद तक उसकी तफसीलात बताई जो उसे ज़ुबानी याद थी। वो माहिर फ़ौरन समझ गया कि यह नक्शा किसी मदफून खजाने का नहीं बल्कि किसी खुफिया लेबॉर्ट्री का है और ऐसी लेबॉर्ट्री का जिसका ताल्लुक डिफेंस से है। चनाचा उसने इस बात की बाकायदा इत्तला हुकूमत क्रीमिया के शोबाए डिफेंस को दी और तहकीकात से पता चला कि यह नक्शा आटान की लेबॉर्ट्री का है। चनाचा इस कॉपी की तलाश और बरामदगी आर एजेंसी के सपुर्द हुई, जिसने अपना एक खास एजेंट प्रोफेसर मुगासी को उसकी तलाश के लिए पाकिस्तान भेजा, लेकिन वो कैसर हुसैन इस दौरान मर चुका था। उसके वारसों का इल्म ना हो पा रहा था। प्रोफेसर मुगासी ने क्रीमिया के एक खोजी ग्रुप के अपने तौर पर खिदमात मुस्तार ली। उसने चंद ही रोज़ में वो नक्शा ढूंढ निकाला, लेकिन जब इस नक्शे का तज्जिया किया गया तो ये सिरे से कोई नक्शा ही ना था। इस पर इस ग्रुप को रकम देकर फारिग कर दिया गया, क्योंकि अगर उसे कहा जाता कि वो नक्शा नहीं है तो लाज़िमन वो शक करते और झगड़ते और बात फैल जाती। इसके बाद प्रोफेसर मुगासी ने पाकिस्तान के एक फ्रीलांसर एजेंट अली इमरान से राब्ता कायम किया और डिफेंस सेक्रेटरी मुसलसल बोले चला जा रहा था और सर लॉरेंस खामोश बैठे हुए थे। ये तवील बात बड़े तहम्मुल से सुनते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही डिफेंस सेक्रेटरी की जुबान से अली इमरान के अल्फाज निकले, सर लॉरेंस इसी तरह दंग कर सीधे हो गए जैसे अचानक कुर्सी में ताकतवर इलेक्ट्रिक शॉक तोड़ने लगा हो। क्या कह रहे हैं आप कि आपने अली इमरान का ही नाम लिया है? सर लॉरेंस ने इंतहाई इस्तिराबी वाले लहजे में पूछा।
हाँ जी, क्यों, आप उसे जानते हैं? कमाल है, ये तो एशिया जैसा पसमानदा मुल्क का एजेंट है। इसकी इतनी अहमियत कैसे हो गई कि आप उसके नाम पर चौंक पड़े? डिफेंस सेक्रेटरी के लहजे में बेपनाह हैरत थी। जो कुछ आप बताना चाहते हैं पहले वो मुकम्मल कर लें, उसके बाद इस मौजू पर बात होगी। सल्लारस ने इंतहाई संजीदा लहजे में डिफेंस सेक्रेटरी चंद लम्बे गौर से सल्लारस को देखते रहा। फिर उन्होंने एक तवील सांस लेते हुए अपनी गुफ्तगू दोबारा शुरू कर दी। प्रोफेसर मुगासे ने अली इमरान से राब्ता कायम किया ताकि ये नक्शा तलाश किया जा सके और उससे बताया गया कि ये रुसियाह की लेबॉर्ट्री है। जो कि नक्शा अंदरूनी था, इसमें महल्ले वकू का इशारा मौजूद ना था, इसलिए प्रोफेसर मुगासे को किसी किस्म का कोई खतरा ना था और अली इमरान ने चंद रोज में ही वो नक्शा तलाश कर लिया। अब एक और पहलू सामने आता है। आर एजेंसी को आटान में इसके एजेंट रॉगर ने इतला दी कि पाकिस्तानी सफारत खाने का मिलिट्री अताशी कर्नल हैदर यहाँ मशकूक सरगर्मियों में मुलविस पाया गया है। वो किसी खास चीज़ की तलाश में है और अटान तैनात होने से पहले वो काफरिस्तान में तैनात था। वहां उसने काफरिस्तान के दिफाई निज़ाम के अहम राज हासिल करने की कोशिश की थी, जिन पर काफरिस्तान ने उसे नापसंदीदा शख्स करार दे दिया था। उसे काफरिस्तान से हटाकर अटान तैनात कर दिया गया। मतलब ये कि वो शख्स सिर्फ अताशी नहीं बल्कि बाकायदा तरबियत याफ्ता एजेंट है। उसकी सरगर्मियां मशकूक हैं, लेकिन कोई वाज़ेह बात सामने नहीं आई। इस पर R1 ने प्रोफेसर मुगासे के ज़िम्मे ये काम भी लगाया कि मुनक्शा तलाश करने के साथ साथ वजारत खारजा के इस शोबे से जिसका ताल्लुक सफारत खाने में तैनात मिलिट्री अताशियों से होता है, ये मालूमात भी हासिल कर ले कि इस कर्नल हैदर ने अपने शोबे को जो रिपोर्टें भेजी हैं वो किस नौयत की हैं, ताकि हतमी तौर पर यह मालूम किया जा सके कि क्या कर्नल हैदर लेबॉर्ट्री की तलाश में है। चनाचा प्रोफेसर मुगासे ने मालूमात हासिल की तो पता चला कि कर्नल हैदर जब से अटान में तैनात हुआ है उसने सिरे से कोई रिपोर्ट नहीं भेजी। इस बात पर R1 मुतमईन हो गया, लेकिन जब वो अली इमरान नक्शा देने प्रोफेसर मुगासे के पास आया तो उसने प्रोफेसर मुगासे को कहा कि वो कर्नल हैदर के बारे में रिपोर्टें क्यों हासिल करता फिर रहा है। इस पर प्रोफेसर मुगासे ने खतरा महसूस किया। उसने R1 से बात की। R1 ने फैसला किया कि इस कर्नल हैदर को फौरी तौर पर हलाक कर दिया जाए, इस अंदाज में कि इसकी मौत एक्सीडेंट ज़ाहिर हो। चनाचा जैसे ही कर्नल हैदर जीप में बैठकर सफारत खाने से निकला, इस जीप को हादसा पेश आ गया और कर्नल हैदर उसका ड्राइवर जीप समेत जलकर राख हो गए। प्रोफेसर मुगासे को वापस बुला लिया गया और उसकी इंतहाई कड़ी निगरानी की गई कि कहीं प्रोफेसर मुगासे के पीछे तो कोई आदमी नहीं, लेकिन प्रोफेसर मुगासे की निगरानी नहीं की जा रही। इस पर आर एजेंसी मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो गई। फिर एक और इतला मिली कि किसी पाकिस्तानी ने ताफुक पहुंचकर वहां के एक मकामी गुंडे से बाकायदा लेबॉर्ट्री का महल्ले वकूफ पूछने की कोशिश की। रॉगर को जैसे ही इसकी इतला मिली उसने फौरी तौर पर इस गुंडे को हलाक करा दिया और इस पाकिस्तानी की तलाश शुरू कर दी ताकि उससे भी हलाक कर दिया जाए। लेकिन R1 को जब ये इतला मिली तो R1 ने फौरी तौर पर यह इतला सदर मुमलिकत को दी, क्योंकि R1 बराह रास्त सदर मुमलिकत के तहत काम कर रहा है। सदर मुमलिकत ने फौरी तौर पर मुझे तलब किया और कहा चूंकि पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस से इस लेबॉर्ट्री को महफूज रखना सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, इसलिए सिर्फ रॉगर पर ही इन्हसार नहीं किया जा सकता। इसके लिए कोई और इंतहाई फ़ाल एजेंसी भी अटान में मौजूद होनी चाहिए। जब तक ब्लड रेस मुकम्मल ना हो जाए और मेरे मशवरे पर सदर ने फौरी तौर पर आला तरीन हुक्काम की मीटिंग तलब की और फिर ये फैसला हुआ कि इसके लिए एक्रीमिया में बेहतरीन एजेंसी रेड टॉप ही हो सकती है। चनाचे ये हतमी फैसला कर लिया गया कि इस लेबॉर्ट्री का तहफ़्फ़ुज़ रेड टॉप के सुपुर्द कर दिया जाए और जिस तरह चाहे एक्शन में आए। आर एजेंसी को ख़त्म कर दिया गया और उसके एजेंटों को वापस उनकी मुतल्लिका एजेंसियों में भेज दिया गया। चनाचे इस फैसले के तहत मैंने आपको यहाँ आने की तकलीफ दी ताकि ये सारा पस मंज़र भी आपके सामने आ जाए और आपको ये फ़ाइल भी दी जा सके, और यह भी कि इस सिलसिले में आप सिर्फ सदर मुमलिकत को जवाब दे होंगे और वही बराह रास्त आपको कंट्रोल करेंगे। डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा और सामने रखी हुई एक सुर्ख रंग की फ़ाइल उठाकर उसने सल्लारस के सामने रख दी। इसमें लेबॉर्ट्री का महल्ले वकूर्स के हिफाजती निज़ाम की तफसीलात मौजूद हैं। सल्लारस ने फाइल खोले बगैर पूछा। जी हाँ, मुकम्मल तौर पर, डिफेंस सेक्रेटरी ने जवाब दिया। रॉगर की तरफ से आखिरी रिपोर्ट क्या है? सल्लारस ने पूछा। इसमें उसका पता और फ़ोन नंबर कोड वगैरह सब दर्ज हैं और उसे इतला दी गई है कि आर एजेंसी ख़त्म कर दी गई है और केस रेड टॉप को रेफर कर दिया गया है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उसे रखें या हटा दें या उसकी जगह अपना आदमी रखें। आप ऐसे फैसलों के लिए मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। बहरहाल आपका काम हर लिहाज से इस लेबॉर्ट्री को खुफिया रखना और उसकी हिफाजत करना है। वहाँ अब आप बताएं कि आप इस अली इमरान के नाम पर चौंके क्यों थे? डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। तो अभी तक आपको इस बात का एहसास नहीं हो सका कि आर एजेंसी क्यों तोड़ दी गई और रेड टॉप को ये केस क्यों दिया गया? सल्लारस ने मुस्कुराते हुए कहा। हिफाजत के लिए ऐसा किया गया है, डिफेंस सेक्रेटरी ने हैरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। हिफाजत आज से पहले भी तो ज़रूरी थी। लेबॉर्ट्री को कायम हुए बकौल आपके 2-3 साल हो गए, फिर अब तक इसकी ज़रूरत क्यों महसूस नहीं की गई? सल्लारस ने संजीदा लहजे में कहा।
आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही। डिफेंस सेक्रेटरी ने होंठ भींचते हुए कहा। जनाब, आपके इस प्रोफेसर मुगासे ने अली इमरान से राब्ता करके इस लेबॉर्ट्री की बदकिस्मती का दरवाज़ा खोल दिया। आप अली इमरान से वाकिफ नहीं हैं, इसलिए आपको बराह रास्त इससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन सदर मुमलिकत चूंकि सीक्रेट एजेंसियों की रिपोर्टें पढ़ते हैं और इनकी खसूसी मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं, इसलिए वो अली इमरान के बारे में आपसे बेहतर अंदाज में जानते हैं। और मुझे यकीन है कि जैसे ही R1 ने उन्हें रिपोर्ट दी और इसमें अली इमरान का नाम आया, सदर मुमलिकत ने फौरी तौर पर इस एजेंसी को तोड़ दिया और केस मेरी तंजीम के हवाले करने का फैसला किया गया होगा। ये अली इमरान दुनिया का खतरनाक तरीन सीक्रेट एजेंट है और जिस मिशन पर यह काम शुरू कर दे, इस मिशन की बदबख्ती का आगाज हो जाता है। क्रीमिया, इसराइल, रूसिया, काफरिस्तान और दुनिया के बेशुमार ममालिक इस अली इमरान के जख्म खोरों में शामिल हैं। वो अली इमरान से इस तरह खौफजदा रहते हैं जैसे कोई आदमी किसी खतरनाक तरीन बीमारी से खौफजदा हो जाता है, सर लॉरेंस ने कहा। और डिफेंस सेक्रेटरी इस तरह आंखें फाड़ कर सर लॉरेंस को देखने लगे जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन आ रहा हो। क्या वाकई ही ये असल सर लॉरेंस हैं? क्योंकि सर लॉरेंस पूरे क्रीमिया में इंतहाई सख्त मिजाज आदमी समझे जाते थे। वो अच्छों की खातिर में ना लाते थे। कहाँ वो एक पसमानदा मुल्क के एक फ्रीलांसर की तारीफ कर रहे हैं, तो फिर उसे हलाक क्यों नहीं किया गया? डिफेंस सेक्रेटरी ने होंठ भींचते हुए पूछा और सर लॉरेंस बेख्तियार तंजिया अंदाज में हंस पड़ा। बेशुमार सीक्रेट एजेंट, मुजरिम तंजीमें, बड़े बड़े पेशावर कातिलों के ग्रुप मुसलसल कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो इमरान तो जिंदा है, जबकि इन सब की लाशें भी अब तक कब्रों में गल सड़ चुकी होंगी। बहरहाल आप बेफिक्र रहें, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए मैं इसका कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगा कि वो लेबॉर्ट्री की तरफ मुतवज्जा ना हो सके। अब मुझे इजाजत दीजिए, सर लॉरेंस ने उठकर खड़े होते हुए कहा। ठीक है, डिफेंस सेक्रेटरी ने भी खड़े होते हुए कहा और सर लॉरेंस मुसाफिया करके बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। फाइल उन्होंने मोड़कर अपनी जेब में रख ली थी। एक एशियाई और उसकी इस कदर तारीफें। सर लॉरेंस सब वाकई ही बूढ़े हो गए हैं, मैं सदर से बात करूंगा। सर लॉरेंस कमरे से बाहर जाने के बाद डिफेंस सेक्रेटरी ने हकारत भरे लहजे में कहा और कुर्सी पर बैठ गया। टाइगर जिस कार में बैठा गया था, इसकी साइडों के शीशे डबल कलर थे, इसलिए ना ही अंदर से बाहर देखा जा सकता था और ना बाहर से अंदर। अलबत्ता सामने स्क्रीन के जरिए वहां से मंजर नजर आ रहा था। कार अब एक सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी और टाइगर का अंदाजा था कि उसे ताफूक शहर से कहीं बाहर ले जाया जा रहा है। थोड़ी देर बाद कारें कच्ची सड़क पर मुड़ गई। यहाँ खेतों का तवील सिलसिला सड़क के दोनों अतराफ मौजूद था। अलबत्ता सड़क के किनारे घने दरख्त थे। कार हिचकोले खाना शुरू हुई, एक ज़रई फार्म नुमा इमारत के सामने जाकर रुक गई और फिर टाइगर को कार से नीचे उतार दिया गया। वहाँ 4 और मुसल्लह अफराद भी मौजूद थे जो टाइगर के साथ आने वालों से मिल गए और फिर टाइगर की तलाशी लेकर उसके हाथ उकब्बर करके कलाइयों में क्लिप हथकड़ी डाल दी गई। तलाशी लेते हुए उन्होंने रिवॉल्वर समेत सारा सामान उनकी जेबों से निकाल लिया। टाइगर ने सारे अमल के दौरान किसी किस्म की कोई मुज़ाहमत न की और फिर उसे यक्के बड़े से साउंड प्रूफ कमरे में पहुंचा दिया गया। इस कमरे में 2 कुर्सियां मौजूद थी, उनमें से एक कुर्सी पर टाइगर को बिठाया गया और 2 मुसल्लह अफराद उसके उकम में खड़े हो गए, जबकि बाकी मुसल्लह अफराद कमरे से बाहर चले गए। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा एक बार फिर खुला और एक दरमियाने लेकिन भारी जिस्म का क्रीमियन अंदर दाखिल हुआ। वो चेहरे से ही इंतहाई अय्यार और मक्कार आदमी नजर आ रहा था। दरवाज़ा बंद करके वो बड़े फाखिराना अंदाज में चलता हुआ टाइगर के सामने पड़ी हुई कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसकी तेज नजरें टाइगर पर जमी हुई थी। अंदाज ऐसा था जैसे वो नजरों ही नजरों में टाइगर की सहन को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हारा नाम सुल्तान है और तुम पाकिस्तान से आए हो। तुमने ताजुक में किसी लेबॉर्ट्री के महल्ले वकू के बारे में मालूम करने की कोशिश की। ठीक है, इस क्रीमियन इंतहाई करख्त लहजे में कहा। तुम्हारी इत्तलाहात दुरुस्त हैं। टाइगर ने कदरे लापरवाह से लहजे में जवाब दिया और वो आदमी टाइगर का जवाब सुनकर बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात उभर आए जैसे उसे यकीन था कि टाइगर इनकार कर देगा, लेकिन टाइगर ने जवाब उसकी तवक्को के खिलाफ दिया। किस लेबॉर्ट्री के बारे में तुम मालूमात हासिल करना चाहते थे? इस आदमी ने होंठ भींचते हुए कहा। मुझे तफसीलात का इल्म नहीं, सिर्फ इतना बताया गया है कि क्रीमिया ने यहाँ कोई खुफिया लेबॉर्ट्री कायम कर रखी है। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा, लहजा उसी तरह लापरवाह न था। तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है। इस बार इस आदमी ने होंठ भींचते हुए पूछा। कोबरे का ताल्लुक कैसे सीक्रेट सर्विस से हो सकता है? कोबरा तो पाकिस्तान की ज़ेरे ज़मीन दुनिया का आदमी है। अगर तुम मेरे मुतल्लिक कुछ जानना चाहते हो तो बेहतर है कि पाकिस्तान में अपने किसी ऐसे आदमी से रब्ता करो जिसका ताल्लुक ज़ेरे ज़मीन दुनिया से हो। वो तुम्हें कोबरे के मुतल्लिक सारी तफसीलात बता देगा। टाइगर ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। फिर तुम क्यों लेबॉर्ट्री के बारे में पूछ रहे हो? क्रीमी ने सख्त लहजे में पूछा। अगर वो ताजुक तुम्हारा आदमी है तो फिर इसने तुम्हें यह भी बताया होगा कि एक पार्टी ने मुझे इस काम के लिए माकूल मुआवजे की इवज़ हायर किया है। हम लोग ऐसा धंधा करते हैं।
टाइगर ने जवाब दिया। किस पार्टी ने? तफसील बताओ, एक्रीमी ने उसी तरह सख्त लहजे में कहा। पहले तो मुझे अपना तारुफ कराओ ताकि मुझे मालूम तो हो सके मैं इस वक्त किसका मेहमान हूँ, फिर बातें हो जाएगी। अगर ताजू की जगह तुम मेरा काम करना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, टाइगर ने ऐसे ही मुतमिन लहजे में जवाब देते हुए कहा। मेरा नाम रॉगर है, बस तुम्हारे लिए इतना जानना काफ़ी है, एक्रीमिया ने दरश्त लहजे में कहा और टाइगर मुस्कुरा दिया। तो क्या ताजूक तुम्हारा आदमी है? टाइगर ने कहा। था, अब नहीं है, मैंने उससे हलाक करा दिया, रॉगर ने जवाब दिया। क्यों? टाइगर ने कहा। इसने तुम्हारा कोई मतलब नहीं, तो मुझे अपने मुतालिक बताओ। मुझे यकीन है कि तुम्हारा ताल्लुक पाकिशिया सीक्रेट सर्विस से है, रॉगर ने कहा। अगर यकीन है तो फिर पूछते क्यों हो? टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। सुनो सुल्तान कोबरे, तुम जो कुछ भी हो तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम सच सच बता दो कि तुम्हें लेबॉर्ट्री के बारे में यहाँ तहकीकात करने किसने भेजा है, वरना तुम्हारी एक एक बोटी तुम्हारे जिस्म से अलहदा कर दी जाएगी। रॉगर का लहजा यकरख्त इंतहाई गुस्सूला हो गया। अगर मुझे तुम ये यकीन दिला दो कि तुम मेरा काम कर सकते हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है, टाइगर ने भी सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा। काम? कैसा काम? रॉगर ने चौंक कर पूछा। यही कि क्या तुम इस लेबॉर्ट्री का महल्ले वकूत जानते हो या नहीं? टाइगर ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए पूछा। हाँ जानता हूँ, रॉगर ने असबाब में सर हिलाते हुए कहा। तो फिर सौदा करो, कितनी रकम मांगते हो इन मालूमात की एवज? टाइगर ने स्मार्ट लहजे में जवाब देते हुए कहा। तुम वो पार्टी बताओ, फिर सौदा हो सकता है, रॉगर ने होंठ भींचते हुए कहा। सॉरी, यह हमारा पेशा वराना अंदाज है, बहरहाल वो एक गैर मुल्की पार्टी है, मेरा मतलब है पाकिशिया के लिए गैर मुल्की, टाइगर ने जवाब दिया। तो तुम नहीं बताओगे? रॉगर का लहजा यकलख्त बदल गया। तुम तशद्दुद से कुछ हासिल ना कर सकोगे रॉगर, हमारी पूरी जिंदगी तशद्दुद करते और तशद्दुद सहते गुजर गई, इसलिए तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि रकम से मतलब रखो। टाइगर का लहजा बेहद सख्त हो गया और रॉगर इस तरह तंजिया अंदाज में खिलखिलाकर हंस पड़ा जैसे कोई बुजुर्ग किसी बच्चे की अहमकाना बात पर हंसता है। तुमने अभी तशद्दुद देखा ही कहा है कोबरा साहब, रॉगर पूरे एक्रीमिया में इस बारे में दहशत की अलामत है। अभी देखना तुम्हारी ज़बान किस तरह असल हकाइक रवानी से बयान करती है, रॉगर ने तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा। फिर वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, उसे फर्श पर कुंडों से जकड़ दो और आर ले आओ, पैरों की उंगलियों से काटना शुरू कर दो, मैं देखता हूं ये अपने जिस्म का कितना हिस्सा कटवाता है। रॉगर ने टाइगर के हुक्म में खड़े होते हुए दोनों मुसल्ला अफराद से मुखातिब होकर तहमकाना लहजे में कहा। यस बॉस, इन दोनों ने कहा और बिजली किसी तेजी से मशीन गने कांधों से लटकाकर उन्होंने टाइगर को बाजुओं से पकड़ा और एक झटके से खड़ा कर दिया। टाइगर के चेहरे पर एतमीनान था। चलो इधर कोने में, इनमें से एक ने सख्त लहजे में कहा और टाइगर को इसी तरह बाजुओं से पकड़े वो उसी तरह धकेलते हुए एक बड़े कमरे के एक कोने की तरफ ले जाने लगे। रॉगर भी टाइगर के हुक्म में चल रहा था। कमरे के एक कोने में फर्श पर लोहे का प्लेटफॉर्म बना था जिस पर बाकायदा लोहे के कुंडे नस्ब थे। टाइगर को इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया गया और फिर एक आदमी ने मशीन कांधे से उतार दी और टाइगर के सामने खड़े होकर उसने मशीन गन की नाल उसके सीने से लगा दी, जबकि दूसरे ने टाइगर के हुक्म में जाकर इस क्लिप हथकड़ी खोलनी शुरू कर दी। रॉगर भी प्लेटफॉर्म की साइड पर खड़ा था, उसके हाथों में रिवॉल्वर नजर आने लग गया, उसकी तेज नजरें टाइगर पर जमी हुई थी। सुनो, कोई हरकत ना करना वरना, रॉगर ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। मैंने जिंदगी में कभी कोई गलत हरकत नहीं की मिस्टर रॉगर, मेरी हर हरकत सही होती है, टाइगर ने बड़े मुतमईन अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और उसके इस अंदाज से रॉगर के तने हुए आसाब ढीले पड़ गए। मगर दूसरे लम्हे जैसे बिजली चमकती है उसी तरह यकलख्त टाइगर का जिस्म हरकत में आया। उसके सामने खड़ा हुआ मशीन गन बरदार यकलख्त किसी खिलौने की तरह उछलकर साइड पर खड़े रॉगर से टकराया और टाइगर ने यकलख्त कलाबाजी खाई थी। उसके दोनों पैर खड़े आदमी को उछालने के बाद घूमते हुए हुक्म में मौजूद आदमी के चेहरे से टकराए और वो भी चीखता हुआ पुश्त के बल लोहे की प्लेटफॉर्म पर गिरा, जबकि टाइगर कलाबाजी खाकर सीधा होने के बजाय यकलख्त रोल करता हुआ प्लेटफॉर्म से नीचे जा गिरा और उसके इस तरह रोल करने की वजह से वो रिवॉल्वर की गोली से बाल बाल बच गया, वरना गोली से चाट जाती। लेकिन नीचे गिरते ही टाइगर का जिस्म किसी स्प्रिंग की तरह फिजा में उछला। फिर उससे पहले कि रॉगर दूसरी बार ट्रिगर दबाता टाइगर उसके उठते हुए जिस्म के ऊपर से गुजरकर उसके हुक्म में जा खड़ा हुआ। रॉगर ने पहली गोली नीचे गिरते ही चला दी थी, जबकि दूसरी गोली के लिए वो अपने साथ टकरा कर ऊपर गिरते हुए अपने साथी को झटका देकर हटाने और खुद खड़े होने के दरमियान चलाने की कोशिश की थी। लेकिन टाइगर ने यह सब कुछ इस कदर बरकरफ्तारी से किया था कि शायद पलक झपकने से भी कम वक्फे में वो रॉगर के हुक्म में पहुंच चुका था। रॉगर उसे अपने जिस्म के ऊपर से गुजरते देखकर बिजली की तेजी से मुड़ा ही था कि टाइगर की लात चली और रॉगर उछलकर 2 कदम पीछे जा गिरा। उसके साथ ही टाइगर के जिस्म को भी जोरदार धचका लगा और वो भी उछलकर 2 कदम पीछे हटा। ये सरब इस आदमी ने लगाई थी जिसने टाइगर के सीने पर मशीन गन रखी हुई थी। मशीन गन पहले ही धक्के में उसके हाथ से निकलकर एक तरफ जा गिरी थी।
इसलिए उसने खुद अपने जिस्म को उछाल कर टाइगर से टकराया था, लेकिन टाइगर गिरने की बजाय 2 कदम पीछे हटा था और वो आदमी उसके जिस्म से टकराकर आगे बढ़ा ही था कि यकलख्त टाइगर इस पर झपटा और फिर वो आदमी चीखता हुआ रॉगर से जा टकराया। उसके साथ ही टाइगर ने यकलख्त जंप लगाया और किसी भूखे उकाब की तरह वो एक लंबा जंप लेकर प्लेटफॉर्म पर गिरकर उठने वाले रॉगर के साथ ही जा टकराया, जो इस दौरान ना सिर्फ उछलकर खड़ा हो चुका था बल्कि उसने कांधे से नलकी हुई मशीन गन भी हाथों में ले ली थी। टाइगर उसके हाथ से मशीन गन झपटता हुआ उसे गिराकर प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ पहुंचा। उसके साथ ही उसने बिजली की तेजी से घूमकर मशीन गन का ट्रिगर दबा दिया। साउंड प्रूफ कमरा इस आदमी की चीखों से गूंज उठा जिसने टाइगर के सीने पर मशीन गन तान रखी थी। टाइगर के प्लेटफॉर्म की तरफ जंप लगाने के वक्फे में वो एक तरफ पड़ी अपनी मशीन गन उठाने के लिए लपक रहा था, जबकि रॉगर ने इस दौरान अपनी रिवॉल्वर की तरफ छलांग लगाई थी। लेकिन अभी वो रिवॉल्वर उठाकर ऊंचा ही हो रहा था कि मशीन गन की गोलियां इसके रिवॉल्वर से टकराई और इर्द गिर्द चीख मारकर वो पीछे हटा, जबकि रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। रिट्रेट की आवाजें मुसलसल गूंज रही थी और तीसरी चीख प्लेटफॉर्म पर गिराकर उठने वाले आदमी के हलक से निकली। वो आदमी जिससे टाइगर ने मशीन गन खींची थी, पलक झपकने में भी कम वक्फे में टाइगर ने तीनों चीखें पर मजबूर कर दिया, जबकि इनमें से 2 तो फर्श और प्लेटफॉर्म पर पड़े बुरी तरह तड़प रहे थे और रॉगर रिवॉल्वर छोड़कर हैरत से बुत बना खड़ा था। उसे शायद हैरत इस बात पर थी कि इस कदर तेजी से घुमाकर मशीन गन का फायर इस पर खोला गया, लेकिन गोलियां सिर्फ रिवॉल्वर की नाल से टकराई, उसके हाथ पर खराश तक न आई। Like, comment, share, press the bell icon